हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो हम लोग का सैम्पल पेपर चल रहा है स्टैंडर्ड का, और आप लोग ने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी देख लिया होगा। और अगर आप लोग ने वो देख लिया है तो ही आप सेक्शन ई में आइए, अदरवाइज़ पहले आप वो कीजिए, ठीक है, ताकि आप एक पैटर्न में चलिए, एक सीरियल वाइज चलिए और देखते रहिए सीरियल वाइज, तो आपको पैटर्न का भी समझ रहेगा। कभी एक ये वीडियो पहले देख लिया, ई पहले देख लिया, बी बाद में देख लिया, तो फिर एक पैटर्न नहीं रहता है। और ह्यूमन माइंड आपको पता है एक पैटर्न को याद रखता है। तो आप लोग सेक्शन ए करके फिर सेक्शन बी में जाइए, फिर सी में आइए, फिर डी में आइए, फिर ई में आइए, बेटर रहेगा। तो चलिए सेक्शन ई देखते हैं। ये जो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, टाइल्स बिछा हुआ दिख रहा है ज़मीन में, है ना। तो ये टाइल्स जो जिस तरह से बिछा हुआ है आपको, ये जस्ट ये जो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है म्यूज़ियम के बारे में लिखा हुआ है कि म्यूज़ियम में इस तरह से टाइल्स फ्लोर का लगाया गया है इसमें, है ना। तुमको कुछ इस तरह से दिखेंगे कि कुछ स्क्वायर वाले टाइल्स है, कुछ ट्रायंगुलर टाइल्स है, कुछ हेक्सागोन शेप वाले टाइल्स है। तो इसी तरह का पैटर्न एक क्राफ्टमैन ने क्या किया, उसने डिज़ाइन किया और कार्टेशियन प्लेन में बैठाया, ठीक है। तो ऐसा कुछ कह रहा है। तो एक्चुअली ये पोर्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए उस आदमी ने क्या किया, देखिए एक पैटर्न यहाँ पे बनाया, ट्रायंगल, सर्कल, ये सब यूज़ करके, ट्रेपेजियम यूज़ करके उसने एक पैटर्न बना रखा है, देखिए। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है क्लियरली, ये जो है इसके बेस्ड में आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट बी एंड एफ। अभी देखिए पॉइंट बी और पॉइंट एफ का है, वहाँ हमको देखना पड़ेगा पहले। ये रहा पॉइंट बी और पॉइंट एफ कहाँ पे है, पॉइंट एफ, ये रहा पॉइंट एफ। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके यहाँ से लेके बी से लेके एफ तक को जब ज्वाइन करेंगे, है ना, तो इस लाइन का हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बी पॉइंट का लेंथ कितना है वो लिखना होगा। तो देखिए बी पॉइंट का लेंथ मैं यहाँ फिगर में नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर बहुत खिचर पिचर बोलते हैं जो हमारे भाषा में, बहुत खिचड़ी टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो खिचड़ी ना बनाओ इसलिए मैं साइड में लिख देता हूँ। बी पॉइंट क्या है, क्लियरली मुझे दिख रहा है 1 और 2, है ना। और एफ पॉइंट क्या है, एफ पॉइंट क्लियरली मुझे दिख रहा है, एफ पॉइंट है हमारा -2 से 9, -2 9, ठीक है। आपको कार्टेशियन प्लेन पढ़ना आता ही होगा, है ना। कैसे मैंने देखा, देखिए -2 ये रहा और ये रहा पॉइंट, तो एक्स की तरफ -2 और वाई की तरफ कितना 9 है, तो -2 9 पॉइंट हो जाएगा हमारा, राइट। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं, हमको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहला जो हमें काम करना है, डिस्टेंस बी एफ निकालना है, क्योंकि बी से एफ को अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसका लेंथ हमको चाहिए। तो डिस्टेंस बी एफ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके, और वो कैसे होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, और ये अगर हम बैठाएंगे तो कितना आ जाता है, देखिए -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाता है बच्चों, देखो आपका आ जाता है -3 का स्क्वायर मतलब 9, क्यों, माइनस का स्क्वायर प्लस, या मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। बहुत बच्चे होंगे जो फिर स्टेप जंप को समझते नहीं है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अभी देखिए कितना आ जाता है मेरे को, ये आ जाता है माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। दैट मीन्स मेरे को कितना आ जा रहा है, √58 यूनिट। ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द सेंटर जेड ऑफ द फिगर। अच्छा, फिगर में जाते हैं, सेंटर जेड कहाँ पे है भैया, जेड पॉइंट कहाँ पे है, हम मार्क कर लेते हैं। जेड दिख रहा है किसी को, PQRSTUVWX, राइट, JAGHEFD। तो जेड यहाँ पे कहीं है नहीं, शायद हमें निकालना है, हाँ एकदम करेक्ट, जेड हमें निकालना है। तो द सेंटर जेड ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP। अच्छा, WXOP तो क्लियरली दिख रहा है, ये रहा W, है ना।
उसके बाद x कहाँ पे है बच्चों, ये रहा x, O कहाँ पे है बच्चों, ये रहा O, और P कहाँ पे बच्चों, ये रहा P। और अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे, तो WXOP क्या, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, WXOP क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं लिख देता हूँ कि WXOP एक रेक्टेंगल है। राइट, तो WXOP अगर रेक्टेंगल है तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख देता हूँ आपको, ये बनाते हैं रेक्टेंगल WXOP, क्योंकि फिगर में खिचड़ी हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, x के बाद O था, फिर यहाँ पे P था और यहाँ W था। ओके, W पॉइंट क्या था देखिए, W पॉइंट -6, W पॉइंट कितना है -6, और यहाँ पे देखिए 2, -6 2, क्लियर है ना। W पॉइंट -6 2, ऐसे करके हम पॉइंट पूरा लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, -6 2, उसके बाद क्या है, x पॉइंट कितना है हमारा, देखिए x तो y x एक्सिस में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 0, -4 0। अच्छा, और O कितना हो जाएगा हमारा, देखिए बच्चों 5 और 9, 5 9। P पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 3 -11। ओके, P पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 -11। तो लिख लीजिए 3 -11। ओके, 3 -11 P पॉइंट। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, कभी कभी पता है देखने में गलती भी हो जाता है, तो इसलिए दोबारा से करेंगे। P पॉइंट कहाँ पे है, 3 और 11। देखिए यहाँ पे -11 में बोल दिया गलती से, ये हो जाएगा 3 और 11। तो आप लोग इसको जब करोगे ना, पॉइंट लिखने के टाइम में ध्यान से लिख लेना, क्योंकि एक बार यहाँ गलती हो गया तो आगे का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, मेरे को क्या बोल रहा है कि जो Z पॉइंट है वो इनका डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है। दैट मीन्स ये रहा डायगोनल, मैंने बना दिया, और डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, Z है ना। तो बच्चों अब हमें बोल रहा है कि Z का आप लोग कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। तो एक बात बताइए, रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये आपको पता होगा क्या, डायगोनल्स, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। दैट मीन्स क्या, अगर ऐसा बात है तो WZ बराबर ZO लिख ही सकता हूं मैं, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं WZ बराबर ZO, दैट मीन्स क्या, मैं बोल सकता हूँ ना, Z मिड पॉइंट है, Z इज मिड पॉइंट ऑफ WO, बोल ही सकता हूँ। अब मैं अगर यह मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊंगा, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, हमको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो हम लोग सिंपली कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे, W का जो -6 और O का 5, दैट मीन्स क्या, x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, दैट मीन्स -6 प्लस 5/2, और y में क्या है, 2 और 9, तो 2 प्लस 9/2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ Z, कोऑर्डिनेट ऑफ Z बराबर इतना हो जाएगा। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ, और इधर पे कितना आ जाएगा, 11/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ Z आ गया। ठीक है, तो सेकंड का आंसर भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड का भी आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड में, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसमें बोल रहा है कि कोई y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस में कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस में कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस से दो पॉइंट्स है। किस किस पॉइंट्स है, क्लियरली बोला हुआ A और G पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैं
इस तरह से एक मैं आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में ज़रूरी नहीं हो ऐसा ही हो, ये जस्ट एक समझ बनाने के लिए कि हाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे ये मत सोचे कि सर कार्टेशियन प्लेन में तो ए कहीं और है, जी कहीं और है, आपने ऐसे क्यों लिखा। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन का समझ दे रहा हूँ कि मेरे को बोला हुआ है कि ए पॉइंट और जी पॉइंट यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, वाई एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होता है तो वो पॉइंट क्या हो सकता है, उसमें जीरो होगा एक्स और वाई रहेगा, क्योंकि एक्स नहीं रहेगा तभी तो वाई एक्सिस के ऊपर है ना। दैट मीन्स जीरो वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। अच्छा ए पॉइंट कितना है यहाँ से लिख लेते हैं। ए पॉइंट मेरे को दिख रहा है -2 और 2, क्लियर है, लिख लेते हैं ए पॉइंट -2 और 2। और जी पॉइंट मुझे कितना दिया हुआ है, तो जी पॉइंट मैं यहाँ से देख लेता हूँ, जी मेरे को दिख रहा है यहाँ पे -4 और 7, ओके। तो जी मेरा कितना है -4 और 7, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए इधर। अब आप लोग एक काम कीजिए, इधर क्या कीजिए, गिवन के हिसाब से मैं अगर चलूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉइंट है पी, सोचो ये इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, ए पी बराबर जी पी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ से मेरे को y का वैल्यू निकालने बोला हुआ है क्वेश्चन में, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये y मुझे फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से हम आराम से कर लेंगे। देखिए अगर यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे दोनों तरफ, तो इधर लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ए पी मतलब क्या, -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। अच्छा जीपी में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - y का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, तो आपको पता होगा कि ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर आपको पता होगा, मैं छोटा सा दिखाता हूँ, स्क्वायर और रूट होता है तो ये स्क्वायर रूट हट के एक्स आ जाता है, ठीक है। अगर x+1 स्क्वायर अगर ऐसे लिखा है और यहाँ रूट है, तो ये होल का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट के x+1 आ जाता है। ये आप ऐसा मान सकते हो कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली रूट कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा अंदर, -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या, a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे -4 का स्क्वायर और प्लस a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, कुछ ये चीज़ बच जाएगा अंदर, है ना, और रूट हट जाएगा दोनों तरफ। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 + 4 - 4y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 49 माइनस 14y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा, है ना, फॉर्मूला बैठाने के टाइम में सब सही है कि नहीं है, ओके। चलिए अब ये y स्क्वायर तो कटना ही है बच्चों, है कि नहीं। तो जब y स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 8 - 4y और लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में क्या बचेगा, 49 50 और यहाँ 65 - 14y बच जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये 14y को लेफ्ट में ले आऊँ तो प्लस 14y हो जाएगा, और ये 8 को मैं दायां तरफ में ले जाऊँ तो -8 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ कितना बच जाएगा, 10y और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 57, ठीक है, ओके। तो y कितना आ जाएगा, 5.7, क्लियरली दिख रहा है, 57/10 5.7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे एक और पार्ट भी है, देखो क्वेश्चन में बच्चों, थर्ड का और पार्ट भी है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AFGH, चलो ये थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, थर्ड पार्ट का और पार्ट भी कर लेते हैं, 3 नंबर का और पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बोल रहा है, AFGH। तो AFGH कहाँ है देख लेते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, AFGH ब्लैक कलर से, ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ये रहा A, ये रहा F, ये रहा G और ये रहा
एच। अच्छा, ये अगर लाइन इधर से आता है ऐसे सीधा, तो ये देखिए एक ट्रेपेजियम है और मैं इसको बोल सकता हूँ हाइट, है ना। तो ट्रेपेजियम कैसा है, जैसा मेरे को यहाँ दिख रहा है वैसे मैं बनाता हूँ, ए एफ जी एच, राइट, ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा ट्रेपेजियम, आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो आपको पता है ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होते हैं और दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, जो कि क्लियरली आपको ए एफ जी एच यहाँ दिख रहा है, ए एफ जी एच, ए एफ जी एच, है ना। हमको निकालना क्या है, देखिए बच्चों, हमको निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो बात हो रहा है वो तो मैं एच से लेके यहाँ तक मान ही सकता हूँ, यही तो है, क्योंकि फिगर में जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये एकदम सीधा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर यूनिट में बात करो तो देखो, एक बॉक्स दो बॉक्स, दैट मीन्स 2 यूनिट, एक यूनिट 2 यूनिट। तो मैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो मेरे को 2 यूनिट गिवन हो गया, ये जो है ये 2 यूनिट्स मैं लिख सकता हूँ। कितना यूनिट, 2 यूनिट्स, ओके, 2 यूनिट। यूनिट्स। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या चाहिए, पैरेलल साइड का डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को भाई सारे पॉइंट जानने होंगे, इसलिए ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है -2 लिख लेते हैं, ए पॉइंट -2 है। एफ पॉइंट कितना है बच्चों, एफ पॉइंट है -2 9 लिख लेते हैं। जी पॉइंट कितना है बच्चों, जी पॉइंट है -4 7 जी पॉइंट है। और बच्चों क्या है, एच पॉइंट कितना है, -4 ठीक है, एच पॉइंट कितना है बच्चों, -4। अच्छा, तो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मीन्स हाइट, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। चलो, तो सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स क्या, पैरेलल साइड ए जी और ए एफ है ना। तो पहले डिस्टेंस ऑफ ए जी मुझे पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ से ए जी निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस क्या, रूट ओवर वही फॉर्मूला x2 - x1 दैट मीन्स -4 -4 मतलब +4, है ना, प्लस आते हैं y2 - y1 दैट मीन्स 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, और ये आ जाएगा 4 -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, और ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट। इसी तरह ये आ जाएगा 3 यूनिट। मैं इसको थोड़ा राइट में लिख लेता हूँ, इक्वल टू 3 यूनिट। अच्छा, और डिस्टेंस ऑफ ए एफ भी चाहिए भैया, तो ए एफ कैसे निकालोगे, रूट ओवर -2, देखिए -2 -2 दैट मीन्स +2 का स्क्वायर प्लस 2 - 9 का स्क्वायर। देखो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये कितना आता है, ये 0 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, और 49 कितना आ जाएगा, ठीक है, या 7 का स्क्वायर 7 के लिए खुल जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, 7 यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने बोला क्या है, फॉर्मूला बैठा देते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट मीन्स कितना 3 + 7, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2, तो ये 2 कट गया, कितना आ गया 3 + 7 10 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर बोल सकते हो आप लोग, और स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। ओके बच्चों,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 37 में बोल रहा है जो ये एक फिगर दिया हुआ है स्कूल ऑडिटोरियम है, और ऑडिटोरियम जो है इसमें कुछ चेयर सजाए हुए हैं, लेकिन चेयर कैसे सजाए हुए हैं, सर्कुलर रो, पहला सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह, पहले एक छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल फिर उससे बड़ा सर्कल ऐसा करके सजाया हुआ है। तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट सर्कुलर रो है, जो पहला रो है, पहला सर्कुलर रो जो दिख रहा है आपको, इसमें कितने हैं, 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स हैं, ठीक है बच्चों। और बोल रहा है कि हाउ मेनी सीट विल बी देयर इन 10th रो। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज़ बताया हुआ है कुछ, देखो ध्यान से, 1500 पीपल के लिए चेयर सजाया गया है, दैट मीन्स टोटल 1500 चेयर होंगे इधर टोटल में, है कि नहीं। और जो चेयर में एक और चीज़ बताया गया है कि जो सक्सीडिंग रो होगा, मतलब पहला वाला कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बाद सेकंड वाला जो रो होगा उसमें 10 सीट बढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स पहला वाला रो में अगर 30 सीट है तो सेकंड रो में 40 सीट हो जाएगा, फिर थर्ड रो में 50 सीट हो जाएगा, ऐसे करके सीट बढ़ते जाएगा 10-10। दैट मीन्स आप देखिए एक एपी का मामला है, एक एपी बनेगा, पहला रो में 10, फिर मैं बताता हूँ आपको एपी कैसे है। पहला रो में 30 सीट्स, फिर 30 में 10 बढ़ जाएगा तो सेकंड रो में 40 सीट्स, थर्ड रो में 50 सीट्स, फिर सिक्स्थ रो में मतलब पहला रो में 30, सेकंड रो में 40, थर्ड रो में 50, फिर फोर्थ रो में और 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, ऐसे बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक एपी बन रहा है। एपी ऐसा एपी जिसमें ए कितना है 30 और डी जो है वो 10, क्योंकि 10 सीट करके बढ़ रहा है हर रो में। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट इफ द सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, फर्स्ट सर्कुलर, हाउ मेनी सीट विल देयर इन 10th रो, 10th रो में कितना सीट होगा, तो मुझे A10 निकालना है, और फॉर्मूला क्या है, A + 10 - 1D, राइट। अच्छा, दैट मीन्स A कितना 30 + 9 और D कितना 10, 30 + 9 10 90, ये कितना हो जाएगा 120 सीट्स। क्लियर बच्चों, 120 सीट्स, फर्स्ट का आंसर आ गया बच्चों। ओके, अब सेकंड का देखिए, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो नीड टू बी देयर। अब टोटल सीट्स का बात कर रहे हैं 1500। अब भाई पहला वाला रो में 30 बैठाया, फिर 40 बैठाया, फिर 50 बैठाया, फिर 60 बैठाया, फिर 70 बैठाया, ये सब का टोटल करने के बाद 1500। दैट मीन्स मुझे क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, SN दिया हुआ है 1500, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, और मुझे वो n निकालना है, n मतलब वो नंबर ऑफ रोज निकालना है कि कितने रो में कंप्लीट हो जाएगा गोल गोल बैठाने के बाद, ठीक है। तो हमको पता है A पहला वाला रो में 30 है, मुझे ये भी पता है D कितना है 10 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल लेंगे SN का फॉर्मूला लगा के। SN का फॉर्मूला क्या कहता है, SN = n/2 2A + n - 1D, करेक्ट। तो बैठाते हैं, SN तो गिवन है, SN का नीचे 1500 बैठा दो, है ना। अच्छा, n का जगह n रहने दो, A का जगह 30 बैठा दो, n का जगह n रहने दो, और D का जगह 10 बैठा दो। कितना आ जाएगा देखो, ये 2 को उधर ले जाके इंटू कर दो, यह हो जाएगा 3000। अच्छा, यहाँ कितना आ जाएगा 60, 2A प्लस था 60 + 10n - 10, दैट मीन्स 3000 = n, कितना आ जाएगा 50 + 10n, ठीक है। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 3000 = 50n + 10n², है ना। और मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10n² + 50n - 3000 = 0। अच्छा, अगर 10 में कॉमन निकाल के रख लूँ तो क्या आता है, x² + 10 × 5 = 50, n² + 50n - 300 = 0। दैट मीन्स 10 तो 0 के नीचे चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 को लेके। तो मेरा इक्वेशन क्या बच जाएगा, इक्वेशन बच जाएगा 5n - 300, n² + 5n - 300, मेरा ये बच जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा।
तो देखिए 5 कैसे आ सकता है, तो 300 को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 50, है ना। ओके, 6 5 जो 30 होता है और मुझे कितना चाहिए, बीच में 5 चाहिए, तो 60 इंटू 50 करने पर तो मेरा काम नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे को बीच में चाहिए 5, तो 60 माइनस 50 तो नहीं होने वाला। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 300 को मैं लिखूँ 15 इंटू 20, है ना। तो मैं ये वाला कंसिडर कर सकता हूँ 20 माइनस 5, तो मैं इसको लिखूँगा n² प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 बराबर 0। ठीक है, ओके। अब आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन निकालने पर, n प्लस 20 माइनस 15n प्लस 20 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा n प्लस 20 n माइनस 15 बराबर 0, और यहाँ से आपको आंसर क्या आ जाएगा, n प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 15 इक्वल टू 0। तो n एक बार आ जाएगा माइनस 20 और एक बार n आ जाएगा 15। तो देखो n तो नंबर है, कोई नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, 1 2 3 4, है ना। तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा ये, तो n कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करेक्ट, निकालना क्या था हमको, n ही निकालना था। तो देयर आर कितना, 15 रोज, आंसर लिख दो क्या, देयर आर 15 रोज रिक्वायर्ड टू फिल कितना सीट्स, 1500 सीट्स। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और पार्ट एक क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, इसी में और पार्ट का एक क्वेश्चन है, वो करते हैं। तो 2 में जो और पार्ट है वो करते हैं। क्या बोला हुआ है, देखिए बोला हुआ है इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर 10th रो। बहुत बढ़िया, बोल रहा है आपने 10th रो सजा दिया, है ना, उसके बाद कितना सीट सजाना बाकी रहेगा, है ना। 1500 सीट्स अगर टोटल सजाना है तो आपको, तो देखो 1500 टोटल सजाना है और मेरे को बोल दिया कि 10th रो तक आपने सजा दिया, अब कितना चेयर बाकी है ये निकालो। हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो, 10th रो के बाद, 10th रो तक नहीं, 10th रो के बाद कितना सीट्स आपको लगाना बाकी है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, 10th रो तक कितना सीट भरता है वो हम निकाल लेते हैं, है ना। S10 तो मुझे पता नहीं है कहीं पे, तो S10 में निकालूंगा। क्यों, S10 से मुझे क्या पता चलेगा कि 10th रो तक मैंने कितना सीट लगा दिया। तो ऑब्वियसली n कितना हो गया 10, ये तो आपको पता है कितना है 30, और d आपको पता है 10, करेक्ट है ना। तो S10 का फॉर्मूला वही, सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अच्छा, इस बार S10 मुझे पता नहीं है, S10 मतलब सम ऑफ सीट्स इन द 10th रो, 10 रो तक कितना सीट लगा दिया। ओके, तो n/2, n का जगह 10 लगा देते हैं, करेक्ट, तो 10 लगा देते हैं n का जगह। 10/2, अच्छा 2 इंटू 30 प्लस 10 माइनस 1d कितना आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 60, और यह आ जाएगा 10 माइनस 1 9 10 जा 90, दैट मीन्स 5 इंटू, और यह आ जाएगा 150, दैट मीन्स 750 सीट्स। अच्छा, आप एक बात बताओ, ऑडिटोरियम में मुझे टोटल कितने सीट्स रखने हैं, टोटल 1500 सीट्स ही रख सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, 750 सीट्स पहले से रख दिया, क्यों, S10 तक हमें देखना ही नहीं, S10 के पीछे कितना सीट चाहिए वो बताना है। दैट मीन्स क्या, टोटल जो सीट है 1500, उसमें से अगर मैं 750 माइनस कर दूं तो भाई बचा कितना, 750। ये इतना सीट मेरे को 10th रो के बाद लगाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड, पूछा क्या था कि हाउ मेनी सीट्स, तो रिक्वायर्ड सीट्स जो है, जो बाकी है लगाना, वो 750 सीट्स, रिक्वायर्ड सीट्स जो होगा वो 750 सीट्स बाकी है। 750 सीट मैंने 10th रो तक लगा दिया और बाकी 750 लगाना बाकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ देयर वेर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
3 नंबर बोल रहा है अगर ऑडिटोरियम में टोटल 17 रो है, ठीक है, तो बोल रहा है कि मिडिल रो में कितना सीट्स होगा, मिडिल रो में एकदम। ओके, तो मिडिल रो कितना हो जाएगा, देखो अगर 17 है तो एकदम मिडिल वाला कौन सा हो जाएगा, आपको पता होगा, मिडिल वाला आपका हो जाएगा जस्ट 8th नंबर वाला, है ना। अगर 17 रो है तो मिडिल वाला रो कितना हो जाएगा, 8 वाला, एकदम बीच वाला, है ना। ओके, 17 डिवाइड बाय 2 करोगे तो फिर आपका फिर पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में एन हो नहीं सकता। तो सोचने का बात है कि आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को फील करो कि 1 से 17 तक रो है ना। 8 वाला नहीं, 9th वाला, देखो 1 से 17 तक रो है, ऐसे करके बहुत सारा रो है ना। तो बीच में एक आएगा यहाँ से 1 से लेकर 8 तक इधर, है ना, फिर 9, फिर 10। ये चीज़ मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है ताकि डॉट 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 डॉट, आप लोग ध्यान से समझ लो ये चीज़ कि यहाँ से लेकर 9 का लेफ्ट में भी 8 रो है और 9 का राइट में भी 8 रो है ना। यहाँ पे भी 8 रोज हैं, यहाँ पे भी 8 रोज हैं, तो क्लियरली पता चलता है कि जो 9th वाला रो है वो मिडिल वाला रो है। तो हमको निकालना एक्चुअली A9 है कि भाई 9th रो में कितना सीट, तो 9th रो में कितना सीट रखा है वो मुझे निकालना है, मिडिल रो, ठीक है। ओके, तो ऑडिटोरियम में 17 अगर रो हैं तो 9th रो में कितना, तो सिंपल सा है, डिटेल्स वही है। ए आपको पता है 30 है, डी आपको पता है 10 है, ठीक है। तो A9 कैसे निकलेगा, A + 9 - 1D, दैट मीन्स 30 + 9 - 1 मतलब 8, और डी का जाएगा 10, 30 + 80 और ये हो जाएगा 110 सीट्स। तो जो मिडिल रो है उसमें 110 सीट्स है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, 38 नंबर, और ये हमारा केस स्टडी का जो क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है एरोप्लेन जो है फ्लाई कर रहा है, कुछ रेडार में कुछ इस तरह से दिखाता है। देखो, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होते हैं वो ग्राउंड में एक्चुअली काम करते हैं, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो ऑल टाइम पायलट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और वो हाइट कितना है प्लेन का नहीं है सब वो अपने रेडार में देख पाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो वो चीज़ यहाँ दिखाया हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ से वो लोग जान जाते हैं, ठीक है। और उस तरह उनको यही कंसेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करके ही ये लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पूरा एयर ट्रैफिक को। तो बोल रहा है कि एक केस दे दिया है, तो वो केस क्या बोल रहा है कि एटीसी ने पाया कि जो एक एरोप्लेन है उसका ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, एक एरोप्लेन है उसका ग्राउंड से किसी पॉइंट पे, सोचो ये ग्राउंड का एक पॉइंट है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, सोचो ये ग्राउंड है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, पहले 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों, 60 डिग्री। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, 60 डिग्री, सोचो, हाँ। अब ये जो है फ्लाइट का एक पोजीशन है, ABCD कुछ भी दे दो आप, सोचो दो ए पोजीशन है फ्लाइट का। अब ये जो फ्लाइट है उसने देखा कि 30 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब इस फ्लाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पहले 30 डिग्री, अब 60 डिग्री था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है जस्ट, है ना। ओके, तो परपेंडिकुलर हाइट तो फ्लाइट का कुछ ऐसे आप ले सकते हैं आप लोग, है ना, ऐसे करके, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आप बना सकते हो ग्राउंड के लेवल का एकदम पैरेलल। तो कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे ग्राउंड में, ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो एक गिवन पॉइंट डिस्टेंस है वहाँ से ये है, तो आप P दे दीजिए, इधर इधर Q दे दीजिए या R दे दीजिए, आपका मर्जी, और ये P दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन बोला ड्रॉ अ नीट लेवल फिगर टू शो द अबव सिचुएशन ड्रामेटिकली। तो ड्रामेटिकली मैंने एक नीट फिगर तो दे ही दिया आपको, फिगर कुछ ऐसे बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड लगा है, और हाइट भी आप दिखा दीजिए नीट फिगर में, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है। हाइट कितना है ग्राउंड से उसका, बोला हुआ है कि ये पाया गया कि जो है वो 30 सेकंड बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, और दूसरा हाइट जो है वो ग्राउंड से उसका कांस्टेंट ही है, हाइट इधर उधर नहीं हुआ है, पहले
3000√3 मीटर पे हाइट था इसका, तो बाद में भी उतना ही है, 3000√3 मीटर। ओके बच्चों, तो हाइट सेम ही रहेगा, हाइट तो बदलने वाला नहीं है ना ग्राउंड से। तो ये पहला आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तो मतलब कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकेंड लगा, ए से बी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, या बोल सकता हूँ क्यू से आर का डिस्टेंस निकालना है, बात एक ही है। ठीक है, तो क्यू से आर का डिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि वो तो फ्लाइट का पोजीशन था ऊपर, ग्राउंड का पोजीशन से अगर हम लोग जाएं तो आसान होगा। तो दैट मीन्स मैं अभी क्या कर सकता हूँ, देखो बच्चों, मैं पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकता हूँ, पी बी आर, क्या इन ट्राइंगल पी बी आर, इन राइट ट्राइंगल पी बी आर। और ये जो राइट ट्राइंगल है, आप लोग बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री बराबर, आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मैं कौन सा यूज़ करूँगा, tan थीटा यूज़ करूँगा, आपको पता होगा बच्चों। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। दैट मीन्स अभी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल में थीटा का जगह मैं क्या करूँगा, थीटा का जगह मैं 30 डिग्री लगा दूंगा। ओके बच्चों, तो थीटा का जगह जब 30 डिग्री लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, बी आर, और बेस कितना हो जाएगा, पी आर। दैट मीन्स बी आर बाई पी आर। और tan 30 कितना होता है बच्चों, 1/√3, और बी आर देखो हाइट है ना, तो 3000√3 बैठा देंगे, 3000√3, और पी आर निकालना है। तो यहाँ से पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 3000√3 इंटू √3, दैट मीन्स 3000 इंटू 3, क्योंकि √3 3 होता है, और दैट मीन्स कितना 9000 मीटर। ये पहला भाई, हमको अभी आंसर नहीं आया मेरा, अभी क्या आया है, जस्ट मेरे को क्यू से लेके आर तक का डिस्टेंस मिला है, ये डिस्टेंस मिल गया। अच्छा सॉरी, मेरे को पी से लेके आर तक का डिस्टेंस मिला है पूरा। अब मैं एक काम करूँगा, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है ए पी क्यू, इसको ले लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए पी क्यू, इन राइट ट्राइंगल ए पी क्यू। यहाँ पे भी tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी यूज़ करूँगा, और थीटा का जगह क्या है यहाँ पे 60 डिग्री है। आप लोग क्लियरली देख लो बच्चों, थीटा का जगह 60 डिग्री, क्यों, बड़ा है ना, बड़ा एंगल। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए क्यू और बेस पी क्यू, तो ए क्यू और पी क्यू लिखूँगा मैं, ए क्यू बाई पी क्यू। अच्छा बात मेरे को एक बताओ, ए क्यू तो भाई वही है, हाइट ही है, जो कि 3000√3 था, है ना, और पी क्यू ही रहेगा, पी क्यू निकालने का है मेरे को। tan 60 कितना होता है बच्चों, √3 होता है, tan 60 बराबर √3 होता है। तो अगर पी क्यू इस तरफ ले आए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, √3, और ये नीचे √3 कट जाएगा, और पी क्यू मेरे को कितना मिल जाएगा बच्चों, 3000 मीटर। अच्छा मुझे क्या निकालना था बच्चों, मुझे निकालना था फाइंड द डिस्टेंस बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड दैट मीन्स क्या, 30 सेकेंड में पोजीशन अगर देखें तो ए से बी तक गया है, दैट मीन्स क्यू से आर तक गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए से बी गया मतलब क्यू से आर गया है, सेम ही होता है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनता है, तो ये ए बी जितना होगा उतना ही क्यू आर होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, पी आर माइनस पी क्यू करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, जब मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा बच्चों, पी आर माइनस पी क्यू कर दूंगा। और पी आर कितना है मेरा बच्चों, 9000, और पी क्यू कितना है बच्चों, 3000, दैट मीन्स 6000 मीटर। समझ में आ गया बच्चों, ओके। अच्छा 2 में एक और वाला पार्ट है बच्चों, उसको भी करेंगे। तो 2 का और पार्ट करेंगे बच्चों। बोल रहा कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट, इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। ओके, हाइट को कांस्टेंट रख के देखा गया, और
ये पाया गया कि 15√3 - 1 सेकंड में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो गया। दैट मीन्स फिगर इज सेम, ठीक है। पहले 60 डिग्री का एंगल था, वो एंगल 60 डिग्री अभी भी रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद कितना देर 15√3 - 1 सेकंड देर 15√3 - 1 सेकंड के बाद पाया गया कि जो है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री हो गया। पहले 60 डिग्री था, अब कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ओके बच्चों, तो इसका भी हाइट बना दीजिए ऐसे, इसका भी हाइट बना दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए। नाउ फिगर विल बी लाइक दिस। पॉइंट सारे वैसे ले लेते हैं जैसे मैंने पहले लिया था, ABRQP ऐसे ले लेंगे, ABRQP, लेकिन कंडीशन कुछ अलग है ना। तो मुझे निकालना क्या है, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। तो सेम तरीका लगाएंगे, फिर से बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BPR या BRP आपका मर्जी, ये तो राइट ट्राइंगल ही होगा क्योंकि ये ग्राउंड का परपेंडिकुलर हाइट ही होता है। और देखो यहाँ पे फिर से यहाँ बोला था कि जो आपका जो हाइट है वो कांस्टेंट है अभी भी, तो हाइट तो पहले से आपको पता है कितना है 3000√3 मीटर। तो दोनों में हाइट सेम होगा, यहाँ पे भी 3000√3 होगा, 3000√3 मीटर, है ना। ओके, तो बच्चों अभी मेरे को सेम इसी तरह से सारा कुछ करना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अभी 1045 लगाऊंगा, BPR बड़ा ट्राइंगल में 1045 लगाऊंगा क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, और परपेंडिकुलर कितना है BR और बेस कितना है PR। यहाँ से 1045 1 होता है आपको पता है, और BR कितना हाइट है √3, 3000√3 हो जाएगा और PR निकल जाएगा। तो PR बराबर कितना 3000√3 मीटर। अच्छा, अगेन मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है छोटा वाला APQ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1060 बराबर परपेंडिकुलर हो गया AQ बाई बेस हो गया आपका PQ। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस करूँगा फिर से, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखो आगे बढ़ता हूँ, क्या होता है 1060 आपको पता होगा बच्चों, 1060 आपका हो जाता है √3, लेकिन आपका AQ कितना है, AQ तो हाइट है, तो हाइट क्या हो जाएगा 3000√3 ही रहेगा, और PQ यहाँ से निकल जाएगा, क्या आ जाएगा PQ बराबर 3000√3 बाई √3, और ये √3 कट जाएगा और PQ कितना आ जाएगा 3000 मीटर। अब मुझे क्या बोला है कि 15√3 - सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। दैट मीन्स क्या, पोजीशन क्या चेंज हुआ, A से लेके B तक ही तो गया, फ्लाइट पहले A पॉइंट में था, बाद में B पॉइंट में गया, दैट मीन्स AB गया। मैं QR निकालूँ तो बराबर ही होगा ना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना 15√3 - 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा PR - PQ, क्योंकि क्या आ जाएगा QR आ जाएगा, राइट, है ना। QR है ना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है। तो PR कितना बच्चों, PR है 3000√3 और PQ कितना है बच्चों 3000। यहाँ से 3000 कॉमन निकाल लो बच्चों, कितना आ जाएगा √3 - 1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, 3000√3 - 1, क्लियर है बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों ये आ गया और पार्ट, और क्या आ रहा है आपका, देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। चलो स्पीड भी निकालते हैं। देखो स्पीड निकालने के लिए दो तरीका हो सकता है। अगर हम लोग ये वाला केस पकड़े, है ना, मतलब पहले ये वाला अगर केस पकड़े हम लोग पहले 30 सेकंड वाला, तो भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो भैया लगाएंगे थर्ड में, पहला मेथड हम ऐसा कर सकते हैं जब टाइम 30 सेकंड था, जब टाइम
30 सेकंड था तो स्पीड, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालना है बच्चों, याद रखना। ठीक है, चलो ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मेरे पास तो मीटर में दिया हुआ है सारी चीज़ें, लेंथ जो डिस्टेंस है, और टाइम मेरे को सेकंड में पता है क्योंकि पहले वाला केस में 30 सेकंड था, दूसरे वाले केस में भी 15√3 - 1 सेकंड था। तो दोनों तरीक़ा से आंसर सेम आएगा। अब अगर मैं पहला वाला केस पकड़ूँ ये वाला, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना पता चल रहा है मेरे को भैया, 30 सेकंड में 6000 मीटर, और टाइम भी पता है मेरे को 30, है ना। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस बाय टाइम ही तो करना है। तो क्या करेंगे भाई, इन फर्स्ट केस क्या होता है कि स्पीड कितना है ये अगर निकालना है तो मेरे को डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस कितना आपको पता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन कितना ट्रेवल था 30 सेकंड में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 6000 मीटर। तो डिस्टेंस 6000 मीटर और टाइम 30 सेकंड आपको पता है। तो बस क्या कीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में आएगा। हमको चाहिए क्या, किलोमीटर पर आवर, तो ये 200 मीटर पर सेकंड आ गया। और आपको पता है जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर लाना होता है तब आपको करना पड़ता है इंटू 18/5। ये याद रख लो, अगर आपको पता नहीं है तो याद रख लो, मीटर पर सेकंड से कभी किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इंटू 18/5 कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब ये 5 1 = 5, 5 4 = 20, 40, और 18 4 = 72, ये आ गया 720 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चों कितना आसानी से आ गया, है ना। अच्छा, एक और केस हो सकता है जब मेरे को टाइम बोला गया है, स्पीड निकालना है, जब मेरे को डिस्टेंस का पता है। डिस्टेंस तो देखो कभी भी डिस्टेंस कितना आ रहा है, रूट, ये सेकंड केस में डिस्टेंस कितना आ रहा है 3000√3 - 1 मीटर। तो कर लेते हैं 3000√3 - 1 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल किया था हमने, इतना टाइम में, 15√3 - 1 सेकंड में। तो टाइम कितना, टाइम 15√3 - 1 सेकंड। अच्छा, इसका भी अगर हम लोग स्पीड निकालें तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन्स 3000√3 - 1, और नीचे 15√3 - 1, ये मीटर में है और ये सेकंड में है ना। √3 - 1 तो कट जाएगा, और ये देखो 15 1 = 15, 15 2 = 30, और 200, दैट मीन्स 200 मीटर पर सेकंड फिर से मिल रहा है मेरे को, है ना। अब मेरे को 200 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी बताया 18/5 करो, और अभी मैंने ये चीज़ किया था, देखो कितना आ रहा था 720 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने ये दोनों केस इसीलिए दिखाया, आप चाहे पहले वाला केस को पकड़ के आप स्पीड निकालो या दूसरा वाला केस को पकड़ के स्पीड निकालो, स्पीड सेम ही आएगा, 720 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है केस स्टडी वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का। तो मैंने अभी तक आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर था, बेसिक का और स्टैंडर्ड का, दोनों मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और सारे मैंने सेक्शन वाइज दिए हैं ताकि आप लोग आराम से सीखो, है ना। तो बच्चों ये सारा कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, तो उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि ओसवाल का सैम्पल पेपर और चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है वो सारे हम लेके आएंगे वीडियोस में। तब तक आप लोग देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करना, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ, तो देखते हैं आप लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलो बच्चों, बाय बाय।